अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये सेक्शन 133 से ऑनवर्ड आज हम पब्लिक न्यूसेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। पब्लिक न्यूसेंस क्या होता है, पब्लिक न्यूसेंस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें फॉल करती हैं, सबसे पहले उसको डिस्कस करते हैं, फिर हम सेक्शन 133 की बैरक वर्डिंग की तरफ मूव ऑन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझें कि पब्लिक न्यूसेंस कहते किसको है। न्यूसेंस का मतलब क्या है कि कोई भी डिस्टरबेंस जिससे आप तंग हो रहे हैं, आपके घर के अंदर, आपके ऑफिस के अंदर न्यूसेंस क्रिएट की जा रही है, तो आप उस पर एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को। फॉर एग्जांपल, आपके पड़ोसी ने एक पालतू कुत्ता पाल लिया, ठीक है। उसके शोर करने से, फर्स्टली उसके शोर करने से, सेकेंडली उसकी जो फिजिबिलिटी है, उसकी फिजिबिलिटी से आपको खदशा है कि कोई ना कोई बीमारी आपको हो सकती है। थर्डली आपके बच्चे जो है वो उस कुत्ते से डरते हैं, ठीक है। ये काजेज हैं, ये रीजंस हैं जिसकी वजह से आप मूव कर सकते हैं 133 की एप्लीकेशन। सेकेंडली फिर क्या होता है कि बिलफर्ज अगर आपके इलाके में जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर जो है कोई बस स्टॉप है, वहाँ पर कोई वैन स्टॉप है जिससे आलूदगी का खतरा है, जिससे आपको न्यूसेंस क्रिएट हो रही है, वहाँ पर भी आप 133 की एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। अब जैसे कि रिसेंटली सदर में बसेस का स्टॉप खत्म कर दिया गया, यहाँ पर 133 मूव हो सकती थी, लेकिन 133 की कंप्लाइंस नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि 133 पावर ऑफ मजिस्ट्रेट है। अब जो ये बसेस के स्टॉप्स हैं वो कोई लेमैन के तो नहीं है, ठीक है। उसके लिए जाहिर सी बात है कि ऐसे किसी कोर्ट का ऑर्डर चाहिए कि जिसकी कंप्लाइंस इजीली हो जाए। तो यहाँ पर किसने ऑर्डर पास किया? आपकी इन्वायरमेंटल ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर पास किया है कि ये एक रेजिडेंशियल एरिया है और यहाँ पर खदशा है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1974 के तहत क्या हो सकता है कि पब्लिक हेल्थ इन डेंजर है। क्या है पब्लिक हेल्थ इन डेंजर? वो मैं आपकी आगे चल के वर्डिंग से हम समझेंगे कि यहाँ पर भी ये वर्डिंग है कि पब्लिक हेल्थ इन डेंजर अगर होगी तो भी आप 133 को मूव कर सकते हैं। फिर सेकेंडली या थर्डली और कौन सी कंडीशंस हैं? बिलफर्स आपके घर के सामने एक गाड़ी खड़ी है, रोज आके खड़ी हो जाती है। यहाँ पर मेरे घर के सामने भी एक गाड़ी रोज आके खड़ी हो जाती है। मुझे इससे भी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है इससे? इससे ये प्रॉब्लम है कि ये गाड़ी मेरे घर के दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ी होती है, जिससे मैं इजीली मूव नहीं कर पाता। ये भी पब्लिक न्यूसेंस है। या फिर होता कुछ इस तरीके से है कि मेरे घर के आगे जो मेरे पड़ोसी हैं, वो कोई लेडी है, वो डेली बेसिस पे क्या करती है कि शाम को स्पेसिफिकली पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड पर अपने जानवर या अपने बच्चों को निकाल देती है और पानी मारना शुरू कर देती है, जिससे मेरे घर की तरफ भी पानी आता है। यानी सारी कंडीशंस में नुकसान किसका है? मेरा। सारी जितनी भी कंडीशंस है और बहुत सारी कंडीशन हो सकती है। बिलफर्ज किसी ने आपके घर के आगे कोई ऐसा पेड़ लगा दिया जिससे कि आपको खतरा है, ठीक है। कोई भी चीज़ है, ऑब्जेक्ट क्या है? पब्लिक इन डेंजर। या एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी रिसेंटली लास्ट टाइम 1 महीना पहले मैं गया था बंस रोड पे। बंस रोड देखा आपने? बंस रोड पे एक प्लेटर हाउस है, वहाँ पर हमने क्या किया, वहाँ पर हम बैठे तो हमने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि वो जो प्लेटर हाउस था उसकी जितने भी जो ऑक्सीजन थी, जो कि वेस्टेड ऑक्सीजन थी, वो सारी की सारी सामने की बिल्डिंग जहाँ पर एक रेजिडेंशियल एरिया था वहाँ पर मूव कर रही। बिलफर्ज अगर मेरे घर की तरफ कोई ऐसी गैसेस प्रोड्यूस हों जो कि एक कुकिंग सेंटर से हो रही हैं, तो डेफिनेट सी बात है इससे मेरी हेल्थ भी डेंजर में। मेरे घर में अगर बूढ़े अफराद हैं उनकी हेल्थ भी डेंजर में। यहाँ पर 133 मूव होगी। यहाँ पर क्या होगी? 133 मूव होगी। अच्छा, यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ तो ये कि जब 133 आप मूव करेंगे तो आप खुद से भी मूव कर सकते हैं कंप्लेनेंट के थ्रू। सेकेंडली मजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड कि वो शोकाज ले, सुओ मोटो पावर है उसके पास। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि उसकी जुरिस्डिक्शन में कहीं भी कुछ ऐसा हो रहा है तो वो सुओ मोटो पावर्स को यूज करके भी ऐसा कर सकता है कि वो 133 की कंप्लायंस करे।
अच्छा, लेकिन होता क्या है हमारे माशरे में होता ये है कि हाला के अंदर एक जज साहब थे, नाम नहीं लूँगा, एक जज साहब थे जानने वाले थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने हाला में अच्छी खासी पार्टीज़ हैं, उनके खिलाफ सो मोटो एक्शन लिया 133 लिया होगा, रिक्शा माफिया के खिलाफ या किसी भी माफिया के खिलाफ, उनका ट्रांसफ़र हो गया। तो इस वजह से मजिस्ट्रेट सो मोटो पावर्स को यूज़ कम करते हैं। सही है। अब आते हैं बैरक वर्डिंग की तरफ। 133 को ज़रा पढ़ें। कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस। कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस। अच्छा, ये एक कंडीशनल ऑर्डर होगा, ये एक एब्सोल्यूट ऑर्डर नहीं होगा। क्या नहीं होगा? एब्सोल्यूट ऑर्डर नहीं होगा। एब्सोल्यूट ऑर्डर का प्रोसीजर थोड़ा आगे चल के चेंज होगा, यानी कि एकदम से मजिस्ट्रेट क्या नहीं करेगा, एब्सोल्यूट ऑर्डर पास नहीं करेगा। पहले कंडीशनल ऑर्डर पास करेगा, उसमें कुछ कंडीशन इंपोज करेगा, बाद में उस कंडीशनल ऑर्डर को फॉरवर्ड करके उसको एब्सोल्यूट कर देगा उसी ऑर्डर को। कह रहा है whoever a magistrate of the first class considers receiving a police report, other information, taking such evidence if any, he thinks fit that any unlawful obstruction nuisance should be removed from any way, river, canal which may be lawfully used by the public from the public place। अब एक चीज याद रखें कि यहाँ पर क्या क्या चीज है, मोड्स कौन कौन से हैं इसके जो मोड्स हैं, उस मोड्स में आपकी पुलिस रिपोर्ट भी आ गई, उसमें पुलिस रिपोर्ट के अलावा अदर इंफॉर्मेशन भी आ गई। अदर इंफॉर्मेशन भी आ गई कि जहां पर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि यहाँ पर पब्लिक इन डेंजर है, बिल्कुल कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, बिल्डिंग बन रही है कराची के अंदर आपके घर के बिल्कुल अपोजिट। अब बिल्डिंग तो बन रही है, लेकिन आपने देखा होगा कि जहां भी बिल्डिंग बनती है वहां पर वो क्या करते हैं, उसके कुछ स्पेस तक वो जो है प्रिकॉशंस लगा देते हैं कि अगर कोई ईंट भी ऊपर से नीचे गिरे तो वो उस उनके एरिया के अंदर ही गिरे, बाहर ना गिरे। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि इन्होंने वो प्रिकॉशंस नहीं लगाए। आपको ऐसा लगता है कि आपके घर का कोई भी फर्द, आपके गली का कोई भी बच्चा अगर निकले तो हो सकता है उसको नुकसान हो जाए, पहली चीज। सेकेंडली, आपको ये भी खदशा है कि वहां पर इतनी ज्यादा डस्ट है कि वो डस्ट डायरेक्ट आपके घर के अंदर आ जाए। अब है तो टेम्परेरी काम, लेकिन यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, 133 की कंप्लाइंस करवा सकते हैं, 133 मूव कर सकते हैं। 133 किस तरीके से मूव होता है, बिल्कुल प्रैक्टिकली जिस तरीके से हम कोई भी केस फाइल करते हैं उस तरीके से प्रॉपर इसका ड्राफ्ट होता है, फैक्ट्स हम बताते हैं, ठीक है, और उसके बाद अपोजिट पार्टी को नोटिस हो जाता है। अच्छा, पुलिस रिपोर्ट इंफॉर्मेशन, कंस्ट्रक्शन का नाम आ गया। कंस्ट्रक्शन की मैंने आपको एग्जांपल दी कि यहाँ पर अगर कंस्ट्रक्शन हो रही है, क्या हो रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो इन सच केस अगर कंस्ट्रक्शन हो रही है, टेम्परेरी हो या परमानेंट, परमानेंट तो नहीं होती, टेम्परेरी हो रही है, तो वहां पर भी आप मूव कर सकते हैं। दैट द कंडक्ट ऑफ ट्रेड ऑक्यूपेशन कीपिंग एनी गुड्स इंजीरियस टू द हेल्थ। अच्छा, इसकी एक और एग्जांपल, गुड्स इंजीरियस टू हेल्थ। बिलफर्स, आपके घर के सामने कोई शॉप है और वो शॉपकीपर कोई ऐसे गुड्स रखता है कि जिस गुड्स से पब्लिक हेल्थ इन डेंजर है, जो गुड्स रखना भी पब्लिक हेल्थ इन डेंजर है। बिलफर्स के जो आपके फ्रूट्स वगैरह हैं, जैसे ही वो वेस्ट हो जाते हैं तो आप उसको फेंक देते हैं, लेकिन वो शख्स क्या करता है, उसको फेंकता नहीं है, वो उसको फिर भी रखे रखता है, तो उससे मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। अच्छा, एक और चीज़, हमारा जो वेस्टेड मटेरियल है, जो गली में कचरा पड़ा होता है, ये भी एक न्यूसेंस है। इसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, 133 की एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। ये लेक्चर सिर्फ लागेट के लिए नहीं है, ये आगे चल के जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, उससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, जो गली में कचरा पड़ा हुआ है, बहुत सारा कचरा पड़ा, आप यहाँ से चले जाएँ ताज कॉम्प्लेक्स, वहाँ से सामने से जब गुजरेंगे इतना ज़्यादा कचरा होगा कि आपकी सोच है। वहां पर आप क्या कर सकते हैं, 133 की एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। उसके लिए पहली चीज आपको शो ये करनी पड़ेगी कि या तो आप डेली बेसिस पे वहां से गुजर रहे हैं,
या फिर आपके घर के वो बहुत करीब है। जो वेस्टेड मटेरियल होता है, जो कचरा वगैरह होता है, उससे भी मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है और अदर नॉक्शियस गैसेस प्रोड्यूस होती है जो बिल्कुल हमारी हेल्थ के लिए टोटली खतरनाक है। फिर उसके बाद डेट द कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग डिस्पोजल ऑफ सब्सटेंस लाइकली एक्सप्लोजन शुड बी प्रिवेंटेड और स्टॉप। फिर उसके लिए क्या ऑर्डर पास, हम क्या रिक्वायरमेंट करते हैं कि शुड बी स्टॉप, कि उस काम को फौरन रोक दिया जाए ताकि हमें मजीद हमारी हेल्थ को नुकसान ना हो। फिर उसके बाद डेट such magistrate may make conditional order requiring a person causing such obstruction or nuisance or carrying on such trade, occupation and keeping any such goods or owing possession, controlling building, tent, structure, well owing possession of animal tree। अब यहाँ पर एनिमल भी आ गया, जो मैंने आपको एग्जांपल दी एनिमल, ट्री भी आ गया। अच्छा, ट्री ट्री से तो फायदा है, ट्री से क्या नुकसान है, इसकी एग्जांपल मुझे बताओ। ट्री अगर दरख्त मैं आपके घर के आगे लगाता हूँ तो उससे आपको क्या नुकसान है? उससे तो जाहिर सी बात है आपको फ्रेश एयर मिलेगी, उससे तो आपकी हेल्थ को फायदा है। मैंने तो इसका ऑब्जेक्ट बताया कि पब्लिक हेल्थ इन डेंजर, इससे पब्लिक हेल्थ तो डेंजर में नहीं है, लेकिन इसको कांटे वाले ट्री होते हैं, जो जिसमें कांटे लगे होते हैं। नहीं, रात को सर वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड ये नहीं। देखिए, ट्री की एग्जांपल ये है, मैंने आपको क्या बताया कि जहाँ पर भी आपको ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, आपकी नॉर्मल रूटीन में कोई चीज़ रुकावट बन रही है, आप डेली बाइक पे आते हैं जाते हैं, आप कार यूज़ करते हैं और उस शख्स ने आपके घर के आगे ट्री लगा दी, आपका आने जाने का रास्ता बंद हो गया, या अपने घर के आगे ही लगाया, लेकिन क्या आपकी गाड़ी वहाँ से अब गुजर नहीं सकती, या कोई भी अगर गाड़ी गुजरती है तो आधे घंटे तक वहाँ पर ट्रैफिक जाम होता है सिर्फ उस एक तरफ की वजह से। अगर वो शख्स चाहता तो अपने घर के अंदर भी लगा सकता था, अगर वो शख्स चाहता तो ग्रीनरी अपने घर के बाउंड्रीज में भी लगा सकता था, लेकिन उसने ऐसा जानबूझ के किया, तो आप उस ट्री को भी रिमूव करवा सकते हैं। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, विद इन द टाइम टू बी फिक्स्ड इन द ऑर्डर, कि टाइम फिक्स होगा कि इस स्पेसिफिक टाइम के अंदर आपने ये चीजें हटा देनी है। उसके बाद टू रिमूव सच ऑब्स्ट्रक्शन, अब यहाँ पर जो ऑर्डर पास करेगा वो किसकी सपोर्ट में करेगा, टू डेजिस्ट केयरिंग ऑन रिमूव सच रेगुलर मैनर एज मे बी डायरेक्टेड, यानी डायरेक्शन देगा कि इस चीज को फौरन हटाया जाए, या फिर उस जो गुड्स की बात कर रहा था मैं कि उस गुड्स के बिजनेस को फौरन ही खत्म कर दिया जाए, या फिर जो ट्री की बात कर रहा था उस ट्री को भी फौरन हटा दिया जाए। और अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जो कि पब्लिक हेल्थ जिससे इंडेंजर है तो उस सब्सटेंस को क्या किया जाएगा, उस सब्सटेंस को डिस्पोजल में कर दिया जाएगा। डिस्पोजल का मतलब क्या होता है, जाया कर देना। सही है। अब आते हैं किसकी तरफ, सेक्शन 134 की तरफ, सर्विस और नोटिफिकेशन ऑफ ऑर्डर। सर्विस और नोटिफिकेशन ऑफ ऑर्डर। 134 क्या बात करता है, 134 कहता है कि द ऑर्डर शैल इफ प्रैक्टिसेबल बी सर्व्ड ऑन द पर्सन अगेंस्ट whom इट इज मेड एंड मैनर प्रोवाइडेड फॉर द सर्विस ऑफ समन, यानी कि समन्स इशू किए जाएंगे, जो प्रॉपर एक प्रैक्टिकल प्रोसीजर है, समन्स इशू किए जाएंगे। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम किसकी तरफ, 135 की तरफ। 135 क्या कहता है, पर्सन टू होम ऑर्डर इज एड्रेस्ड शो काज और क्लेम ज्यूरी। 135 क्या कहता है, शो काज और क्लेम ज्यूरी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब सिंपल इतना है कि बिल फर्ज अगर कोई शख्स न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है तो कोर्ट उसको ये भी ऑर्डर कर सकते हैं कि शो द काज, वजह बताएं कि आपने ये न्यूसेंस क्यों क्रिएट किया। अगर आपके पास कोई वैलिड रीजन है ये चीज, इस चीज को लगाने का, या आपको ऐसा लगता है कि इस चीज से पूरी की पूरी पब्लिक का फायदा है, तो आप शो द काज, यानी आप काज बताएं, तो वो प्रॉपर काज शो करेगा। ठीक है। लेकिन अगर वो शो काज नहीं करता, उसके पास अदर चीज क्या है कि वो ज्यूरी क्लेम कर सकता है, वो कह सकता है कि जजेस मेरा फैसला करें। उसके बाद 136 कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज फेलिंग टू डू सो। consequences of his failure। 136
क्या कहता है कि इफ सच पर्सन डज नॉट परफॉर्म सच एक्ट और अपीयर टू शो काज और अप्लाई अपॉइंटमेंट ऑफ जूरी रिक्वायर्ड इन सेक्शन 135 ही शैल बी लायबल। अब ये क्या है, मैंडेटरी प्रोविजन है। ही शैल बी लायबल फॉर द पेनल्टी प्रिस्क्राइब्ड ऑन हिज बिहाफ सेक्शन 138 पीपीसी। यानी कि उस ऑर्डर को या तो एब्सोल्यूट कर दिया जाएगा या तो 188 पीपीसी उसके ऊपर इम्पोज कर दिया जाएगा, यानी कि वो कंप्लायंस नहीं कर रहा, कोड की पैरवी नहीं कर रहा। उसके बाद आ जाता है 137। 144 जो है उसका चैप्टर है चैप्टर 11, और चैप्टर 11 पाकिस्तान कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर से वो सिर्फ एक ही सेक्शन है, उस सेक्शन को भी आज हम देख लेंगे। अब हमारे पास क्या आ जाता है 137 प्रोसीजर वेयर ही अपीयर्स टू शो काज। प्रोसीजर वेयर ही अपीयर्स टू शो काज। 137 क्या बात करता है कि अगर वो शो काज दे दे, रीजन बता दे, तो फिर क्या प्रोसीजर होगा, वेयर ही अपीयर्स टू शो काज अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट शैल टेक एविडेंस इफ मैजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट द ऑर्डर इज रीजनेबल एंड प्रॉपर, नो फर्दर प्रोसीडिंग शैल बी टेकन। यानी कि मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, एविडेंस रिकॉर्ड करेगा, और अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि इसने जो रीजन दिया वो वैलिड है तो उस कंडीशन ऑर्डर को खत्म भी कर सकता है। या अगर उसको लगता है कि एविडेंस कलेक्ट करने के बाद मैजिस्ट्रेट को अगर कहीं भी ये लगता है कि इसने ये चीज़ गलत तरीके से ऑब्जर्व की है, इससे वाकई में कंप्लेनेंट को क्या है, कंप्लेनेंट की हेल्थ इन डेंजर है, तो उस कंडीशनल ऑर्डर को कन्वर्ट किस में करेगा, एब्सोल्यूट। फिर उसके बाद आ जाता है 138 प्रोसीजर व्हेन ही क्लेम जूरी। अगर वो जूरी क्लेम करे तो उसका क्या प्रोसीजर है, कह रहा है कि ऑन रिसीविंग एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 135 अपॉइंट अ जूरी, मैजिस्ट्रेट शैल अपॉइंट अ जूरी कंसिस्ट ऑफ 7 अनइवन नंबर ऑफ द पर्संस नॉट लेस देन 5। अनइवन नंबर, इवन और ऑड में फर्क आपको पता होगा, इवन और ऑड। इवन नंबर क्या होता है 2 2 4, यानी कि वो 3 तो कर ही नहीं सकता, यहाँ पे बोला मिनिमम 5 है, 5 7 9 ऐसे शख्स को बिठाएगा। आपने एक जूरी की मिसाल देखी होगी, एक मूवी है रुस्तम, उसमें आपने जूरी देखी होगी कि जूरी किस तरीके से बैठती है और जज को असिस्ट करती है, लेकिन ये प्रोसीजर 133 में नहीं आता। प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली ऐसा कुछ होता नहीं है। वन हाफ ऑफ द रिमेनिंग मेंबर, लिखा हुआ है ना, वन हाफ ऑफ द रिमेनिंग, हाँ, 1/2 ऑफ द रिमेनिंग मेंबर, यानी कि उस 1/3 ऑफ द मेंबर क्या करेंगे, उसकी साइड पे अगर वो कह देंगे कि हम सेटिस्फाइड हैं, इस चीज़ की न्यूसेंस क्रिएट हो रही है, उस चीज़ को रिमूव किया जाए, तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, उनके हक में फैसला दे देगा। ठीक है। अगर विद फर्स्ट ऐसा आता है कि 50% ये कहते हैं, हम देखें अनइवन नंबर का रीज़न क्या है। अगर यहाँ पर वर्ड आता है इवन नंबर 2 4 2 4 या 6, तो फिर इक्वल हो जाता। 3 कहते हैं कि हाँ ऑर्डर पास होना चाहिए एब्सोल्यूट, 3 कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, तो मैजिस्ट्रेट यहाँ पर कंफ्यूज हो सकता था। अनइवन नंबर 5 होंगे, 7 होंगे, 9 होंगे। ठीक है, अगर बिलफर्स 5 है, मिनिमम 5 है, 5 में से क्या होगा, 5 में से 2 कहेंगे कि हाँ ठीक है होना चाहिए, या फिर 3 कहेंगे, या फिर 4 कहेंगे। ऐसा तो नहीं है कि 2.5 कहें या 2.5 ना कहें। क्लियर है। उसके बाद आ जाता है 139 प्रोसीजर वेयर जूरी फाइंड मैजिस्ट्रेट ऑर्डर टू बी रीजनेबल। जहां पर जूरी को लगे कि मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर रीजनेबल है, तो फिर वो क्या करेंगे, जूरी फर्दर उसके ऊपर कुछ ये नहीं कहेगी कि नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है 140 प्रोसीजर ऑन ऑर्डर बीइंग मेड एब्सोल्यूट। ये इंपॉर्टेंट है। 140 प्रोसीजर ऑर्डर टू बी मेड एब्सोल्यूट। ऑर्डर को एब्सोल्यूट कन्वर्ट किस तरीके से किया जाएगा, व्हेन एन ऑर्डर हैज बीन मेड एब्सोल्यूट द सेक्शन 136 137 139 द मैजिस्ट्रेट शैल गिव नोटिस टू द सेम ऑफ द पर्सन अगेंस्ट whom the order was made and shall require him to perform such act directed within the time fixed. Information case disobedience, he will be liable for the penalty of PPC.
कह रहा है कि जब एब्सोल्यूट ऑर्डर होगा तो एब्सोल्यूट ऑर्डर होने के बाद मजिस्ट्रेट उसी तरीके से उसको नोटिस करेगा, उसको टाइम फ्रेम बताएगा कि इतने टाइम फ्रेम के अंदर आपने क्या करना है, आपने इस चीज को हटा देना है। अगर फिर भी वो उसकी कंप्लायंस नहीं करता तो उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लग सकती है, उस पर 188 सेक्शन पीपीसी भी लग सकता है। सही है। इसके बाद कोई खास इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं, अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 11। चैप्टर 11 पीपीसी क्या बात करता है? चैप्टर 11 पीपीसी बात करता है टेम्परेरी ऑर्डर इन अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस। टेम्परेरी ऑर्डर इन अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस। अब ये भी न्यूसेंस की बात कर रहा है, ये भी न्यूसेंस की बात कर रहा है। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क क्या है बताएं। What's the main difference between the compliance of 133 and 144? टेम्परेरी ऑर्डर इन अर्जेंट केसेस। टेम्परेरी ऑर्डर पास होगा अर्जेंट केसेस के अंदर। 9-10 मुहर्रम को डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी, 14 अगस्त के दिन डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी, ठीक है। या फिर 40वें पर जो है ट्रैफिक जाम कर दिया, रोड्स ब्लॉक कर दिए, ये क्या है? अर्जेंट केस है। टेम्परेरी ऑर्डर पास हुआ है। अब ये ऑर्डर पास कौन करेगा? इसका प्रोसीजर थोड़ा सा चेंज है। कह रहा है कि पावर टू इशू ऑर्डर एब्सोल्यूट एट वंस इन अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस इन केस वेयर ओपिनियन ऑफ द जिला नाजिम यानी कि डीएसपी, रिकमेंडेशन ऑफ द डीएसपी, ठीक है, वेयर इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन इमीडिएट प्रिवेंशन ऑफ स्पीडी रेमेडी बी डिजायरेबल। अब पहले तो आप ये देखिए कि इस सेक्शन के अंदर ये पावर किसकी? ये है होम डिपार्टमेंट की पावर। यानी कि आप कह सकते हैं पुलिस की पावर है लेकिन होम डिपार्टमेंट की पावर। यहाँ पर पुलिस, यहाँ पे कोर्ट का कोई अमल दखल नहीं है। अब ये जो ऑर्डर पास होता है, अब ये कहता क्या है हमें? ये कह रहा है कि हमें इन केसेस वेयर ओपिनियन ऑफ द जिला नाजिम satisfied sufficient ground for proceeding under this section immediate prevention speedy remedy। वर्ड क्या है? immediate prevention। immediate prevention की बात कर रहा है। immediate prevention in order under this section may in the case of emergency the cases where the circumstances to do admit due to notice person against whom the order is directed। An order under this section may be directed to a particular individual, public journally और विजिटिंग प्लेस। यानी ये ऑर्डर पर्टिकुलर पर्सन के लिए भी पास हो सकता है, पब्लिक जर्नली के लिए भी पास हो सकता है और पर्टिकुलर प्लेस के लिए भी पास हो सकता है। अब आगे आपको पढ़ाता हूँ। द ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन डायरेक्टेड टू पर्टिकुलर इंडिविजुअल, उसके बाद द जिला नाज़िम में ऑन मोशन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन एग्रीव और हिमसेल्फ where such application received shall is early opportunity before person by showing the cause against the order। No order under this section shall remain in force for more than 2 consecutive days or more than 7 days in a month from making unless the cases endanger human life health and ये चीज मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ। पहली चीज तो ये देखें कि ये जो ऑर्डर है, ये इस सेक्शन के अंदर क्या बात की गई? इस सेक्शन से जो आपके एमसीक्यूज जनरेट होंगे वो किस तरीके से जनरेट होंगे? कॉन्सेप्ट आपका कवर हो गया। कॉन्सेप्ट आपका ये कवर हो गया कि आप अक्सर जेएनयूज के अंदर सुनते हैं कि दफा 144 नाफिज कर दी गई, दफा 144 नाफिज कर दी गई। अब आपको पता चल गया दफा 144 है क्या, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर तो क्या बात लिखी है? यहाँ पर लिखिए कि कंसेक्टिव 2 डेज के लिए ये ऑर्डर पास होगा। फिर आगे कह रहा है कि 7 डेज के लिए, 7 डेज से ज्यादा पास नहीं हो सकता इन अ मंथ। ऐसे ही है, 1 मंथ के अंदर 7 दिन से ज्यादा पास नहीं हो सकता। फिर आगे क्या कह रहा है कि वेयर सच एप्लीकेशन रिसीव। अब एक और चीज मोड्स बता रहा है, इसके मोड्स क्या क्या हैं? इसके मोड्स हैं ऑन एप्लीकेशन,
या फिर ऑन मोशन। इस तरीके से जहाँ पे होम डिपार्टमेंट डीएसपी को या जो आपका आईजी है उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पर कराची के अंदर या पर्टिकुलर हैदराबाद के अंदर इस डे पर डबल सवारी पर पाबंदी होनी चाहिए, हड़ताल हो गई है, कोई भी ऐसी कंडीशन है, तो वहां पर वो क्या कर सकता है, ऑन मोशन से भी ये ऑर्डर पास कर सकता है। सेकेंडली एग्रीव पर्सन, ये एग्रीव पर्सन है, इस एग्रीव्ड पर्सन की एप्लीकेशन से भी ये ऑर्डर पास किया जा सकता है। ये हो गया आपके मोड हो गया। क्यों? क्योंकि आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द मोड्स ऑफ मूविंग एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 144 अंडर सीआरपीसी, और वो आपसे एमसीक्यूज में पूछ लेगा टू मोड्स, या ऑप्शन में दे देगा ऑन एप्लीकेशन, ऑन हिज ऑन मोशन, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज, ऐसे ही है। फिर आपसे ये पूछेगा कि कंसेक्टिव कितने डेज के लिए हो सकती है। अब मेरा आपसे एक सवाल है दोनों से। अब आप मुझे ये बताएं कि मैंने आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट कवर करवा दिया सेक्शन 144 का, क्लियर है? मैंने आपको क्या बताया कि एक महीने के अंदर 7 दिन से ज़्यादा नहीं होगा, और कंसेक्टिवली 2 डेज होगा, यानी 2 डेज, ऐसे नहीं होगा कि एक हफ्ता या फिर डायरेक्टली जो है 10 दिन 15 दिन, 2 डेज फिर एक दिन का गैप फिर 2 डेज, ऐसे ही। अब आप मुझे ये बताएं कि कोविड के टाइम पे, कोविड के टाइम पे डायरेक्टली 10 एक साल तक या 10 महीने तक आम तातील थी, क्या थी? 10 महीने या एक साल के ड्यूरेशन तक कंसेक्टिवली डबल सवारी पर भी पाबंदी थी, और 2 लोगों के साथ घूमने पर भी पाबंदी थी। तो ये इसकी कंप्लायंस तो हुई नहीं। इसके आगे पढ़े, इसी पेरा के अंदर जहां पर 2 डेज का लिखा हुआ है, रेफरेंस दिया हुआ है, फिर 7 डेज का इन अ मंथ दिया हुआ है, इस 7 डेज के बाद और क्या बात लिखी गई है? क्या लिखा है? अनलेस। अनलेस का मतलब क्या होता है? या तो यहाँ पर लिखा होता है एक्सेप्ट, तो ये एक्सेप्शन हो जाती है। यहाँ पर लिखा है अनलेस, अनलेस का मतलब क्या है? जब तक, ठीक है, एक मिनट, थोड़ा इसको और आगे पढ़ें। सही है, यहाँ तक क्लियर हो गया कि पब्लिक हेल्थ इन डेंजर। इतनी डेंजर के नमाज साथ पढ़ने पर भी, एक जमात करवाने पर भी पाबंदी। क्यों? क्योंकि रीजन ही यही था कि 7 लोग मिलेंगे तो ये बीमारी फैलेगी, ठीक है, पब्लिक हेल्थ इन डेंजर, तो फिर ये इस वजह से इसको बढ़ा दिया गया। अंडर एप्लीकेशन ऑफ सबसेक्शन 1 डिस्ट्रिक्ट वेयर द लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन, इसको छोड़ दें, ये कॉन्सेप्ट कवर हो गया, ये भी कवर हो गया। अब यहाँ तक कोई क्वेरी कोई सवाल है तो आप करें।